अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब। आज हम ख़ास तौर पर जो इस हफ़्ते के इवेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि 6 जजेज़ ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने जो एक ख़त तहरीर किया और उस ख़त में उन्होंने जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हरासमेंट के वाक़यात थे, उसके हवाले से उन्होंने एक खुली तरह से चार्जशीट किया है। तो उस ख़त को लेकर के अब तय ये पाया है कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा और जिसके सरबराह तसद्दुक़ जिलानी साहब होंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब इसकी इंक्वायरी करेंगे। ये तय तो पा गया, लेकिन इससे पहले पीछे फुल कोर्ट के इजलास, फिर चीफ जस्टिस की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें और फिर उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट का इजलास। तो इस सारी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ बार्स एसोसिएशन, ये तमाम 6 जजेस साहिबान जिन्होंने ये कंप्लेन की और फिर उसके बाद ओवरऑल जो एक मुल्क का एटमॉस्फेयर है, ख़ुद PTI इसको सपोर्ट कर रही है सारे कॉज को उनके। लेकिन इस सब में इन सब का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या ये जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया ये सब के लिए काबिल कबूल होगा और क्या इस कमीशन से वाक़तन कोई ठोस और मंतकी हल निकल आएगा? इस किस्म की अगर कोई मुदाखलत हो रही है तो उस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हम आज प्रोब करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद चीज़ें ज़ाहिर है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात होती रहेगी। हुकूमत की मुश्किल कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। कमेटियाँ बनाई जा रही हैं लेकिन फिर मेंबर कभी निकाले और कभी डाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि PTI भी अपनी जंग जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लड़ने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन क्या उसमें वकला कुछ अहम किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं, ये और इस समेत बहुत सारी अहम खबरें जिन पर बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम। और ख़ास तौर पर पहले आज बात का आगाज़ करते हैं फैसल चौधरी साहब से। चौधरी साहब, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है जो कि जजेस का ख़त आया और जिसने एकदम काफ़ी तहलका मचाया, लेकिन फिर उसके बाद भाग दौड़ और फिर काफ़ी मुलाकातें, राब्ते और अल्टीमेटली ये एक कमीशन। तो ओवरऑल इस सारी डेवलपमेंट पर आपकी राय क्या है? क्या ये दुरुस्त तरीका कार तय किया गया है इसको एड्रेस करने के लिए, इस मसले के हल के लिए? समीना, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो ये मैटर की हैंडलिंग जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने और वज़ीर-ए-आज़म ने ठीक नहीं की है। और जिस तरह से ये कमीशन बनाया गया है, तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है वो शरीफुल नफ्स आदमी हैं। अपना दौर उन्होंने चीफ जस्टिस का भी गुजारा और एज ए जज भी वो जो है वो एक बिल्कुल आप समझे कि वो नाकिसिद में रहने वाले जज हैं। लेकिन एक तो उनकी उम्र ज़्यादा है, सेहत भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये काम जो है ना ये उनसे भरा है, वो शायद इस पे वो कौम की तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सकें। ये जो ख़त लिखा गया था, सबसे पहले तो ये वजाहत होनी ज़रूरी है कि जिन 6 जजेस ने ये ख़त लिखा उन्होंने कोई इंक्वायरी कमीशन की डिमांड नहीं की। उन्होंने अपने साथ होने वाले वाक़यात जो हैं वो कलमबंद करके सुप्रीम कोर्ट में भेजे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि जजेस की ज़ाब्ता जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ज़ाब्ता कार को बनाने की बॉडी भी है, तो उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा कि हम इस फिर मामलात में क्या करें और एक तजवीज़ दी कि जुडिशल जो है ना एक कन्वेंशन बनाया जाए ताकि सारी जुडिशरी इकट्ठी हो और उसके ऊपर कोई लाएमल हो। उसका हल जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, और ये कोई फ़ैसला जो इंक्वायरी कमीशन वाला था ये इसलिए ये भी यूनानिमस फ़ैसला नहीं है फुल कोर्ट का, इसलिए आपने देखा कि जलामिया है वो इस मामले के ऊपर खामोश है। जो भी है, मैं इस पे इमरान साहब का भी ओपिनियन ले लेती हूँ। पहले मैं आपको सुनवा भी देती हूँ कि असद कैसर साहब ने एग्जैक्टली क्या मुतालबा किया है और क्या उनका मुतालबा PTI का मुतालबा समझा जाए या असद कैसर साहब ने अपनी ज़ाती हैसियत में ये मुतालबा किया है कैसे, क्योंकि जो चौधरी साहब बात करें ये बड़ी रेलिवेंट है कि हर किसी की तरफ से अपना अपना एक ओपिनियन आ रहा है। सुनते हैं जी असद कैसर साहब को। जी इमरान साहब, आप हमेशा कहते हैं कि हमारे मुल्क में जब किसी मामले को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाना हो तो फिर कमीशन या फिर कमेटियां बना दी जाती हैं। ये एक बहुत सीरियस मामला है कि पहली दफ़ा ऐसा हमने देखा है कि एक साथ 6 जजेस ने, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने ये इतना खुला ख़त लिखा है जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने मुदाखलत के हवाले से, दबाव के हवाले से तहरीर की हैं। तो आप समझते हैं कि इसको इस तरीके से एड्रेस किया जाना था? इससे तो ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि जैसे उनके इल्ज़ामात या शिकायत की जो कोई अहमियत है वो ख़त्म ही कर दी गई है?
श्रीना देखें, बात ये सबसे पहली बात तो ये समझता हूँ कि ये जो 6 जज साहबान हैं इन्होंने ये जो खत्म लिखा है, तो जैसे आपने कहा ये खुद भी ये पहली दफा हुआ, तो क्या ये तो होता कि जज साहबान अपने इस्तीफे देते, ये बताते कि हम इस पर दबाव है, तो हम तो कोई दबाव नहीं लेते, हम तो इस इस्तीफा दे देंगे, हम छोड़ देंगे, लेकिन हम किसी गलत काम में शरीक नहीं करेंगे। तो ये मेरे तो ख्याल से ये एक तरह से पॉलिटिसाइज करने की इसको कोशिश भी आप करा सकते हैं, और जो मुल्क के हालात, जो पोलराइजेशन है, उसमें सारा मामला आपके सामने है। पहली बात तो ये। दूसरी बात अब ये कि जब उन्होंने खत लिख दिया तो ठीक है, उसमें अब आगे देखें कि क्या होना चाहिए। तो हमारा नहीं है ये है कि जुडिशियल कमीशन जब 6 साल की बात कर रहे थे, तो देखें जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब या किसी में काम करने वाले बंदे हैं और ईमानदार आदमी है, उनकी शर्त इदारदार नहीं है, तो उनका एहतराम दिया। तो अगर उनको इन एतबार नहीं है तो फिर किसके जो मुतालबा ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजा साहब इस कमीशन के बन गए। आप यकीन करें कि ये अगर चीफ जस्टिस खुद भी बन जाते तो फिर भी यही इतराज होता कि जनाब ये तो आती है। तो बिल्कुल भी चलिए, लेकिन अब इसमें ये तो सिर्फ नहीं देखना कि इतराज सबका खत्म हो रहा है या नहीं, लेकिन कम से कम हम एक ओपिनियन देख रहे हैं मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट लॉयर्स की और ओपिनियन मेकर्स की, उनकी राय भी एक बहरहाल मैटर करती है। और हसन अयूब साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे भी इस बारे में जानते हैं। हसन अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। हसन अयूब साहब, ये जो कमीशन का मामला है, जो खतूत का मामला है जजेस की तरफ से, पहले भी वैसे काफ़ी खतूत आते रहे मीडिया पर, लेकिन इस खत ने काफ़ी तहलका मचाया। अब ये जो तसद्दुक़ जिलानी साहब की सरबराही में कमीशन बनाया गया है, तो आपके नज़दीक ये सेटिस्फाई कर सकेगा इन 6 जजेस की शिकायत को, और इसको इनको हल करने के लिए, शिकायत के लिए इसके पास क्या इतनी पावर्स होंगी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं वो यानी एक क्रेडिबल नाम है, वो एक ऐसा नाम है जो गैर मुतनाज़ा है, जिन्होंने अपने दौर में जितना अरसा वो बतौर जज उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए, तो कोई एक ऐसी बात नहीं है जो उनके ऊपर आप एतराज़ आयद कर सकें या जिनके हवाले से कोई एलिगेशन आया हो पूरे उनके कैरियर के अंदर। अब ही इज़ इक्वली रिस्पेक्टेबल अमंग जुडिशरी, ही इज़ इक्वली रिस्पेक्टेबल अमंग पॉलिटिशियंस, ही इज़ इक्वली रिस्पेक्टेबल अमंग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो ऐसी शख्सियत का आपका जो है वो कमीशन इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर होना तो खुश आइंद है। लेकिन जिसने अगर नहीं माननी, यानी एक सियासी जमात ने तो कमीशन को यानी पहले ही मुस्तरद कर दिया, जब तक उसका सरबराह मुकर्रर नहीं हुआ था, उसके ट्यूअर सामने नहीं आए, सिर्फ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आज तक किसी कमीशन ने कोई नतीजा बरामद नहीं किया, जो कि उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। कमीशन ने उस तरीके से नताइज बरामद नहीं किए जिस तरह की उनसे तवक्कुआत थी, लेकिन हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए भी कभी कोई हुकूमत तब्दील नहीं हुई थी, लेकिन फिर वो हुकूमत तब्दील हुई। तो ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान में यहाँ पर उस सियासी जमात से ज्यादा तो ये इम्पोर्टेंट होगा ना, और वो कि हो सकता है कि ये भी खुशाइंद हो, लेकिन बजाय मेरे अपने जो इस हवाले से जो राय है, वो राय ये है कि इस कमीशन के TORs की अब अहमियत है कि अब देखना है कि इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, ये क्या क्या जो है वो करने की इसके पास इख्तियारात हासिल हैं, और बेसिकली इस कमीशन की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उनकी हकीकत तक पहुंचना है कि ये मामला है क्या, आया जो जजेस बयान कर रहे हैं वो मनवन दुरुस्त है, या जो जजेस की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए हैं वो जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो ये चीज़ें देखनी है जी। TORs तो तय हो चुके हैं, देखिए TORs तो अभी रिलीज़ भी हो गए हैं, और बात ये है कि ये सिर्फ एक सियासी जमात का मामला नहीं है। देखिए जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी, मैंने अभी अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान के लॉयर्स ने इसको मुस्तरद किया है, और अब ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट जो सबसे एशिया की बड़ी बार है, वहाँ से भी कोई रिएक्शन आजकल में आ जाएगा, कराची में भी आएगा, इन बाकी बारों ने भी, बार एसोसिएशंस ने भी जो मुतालबा किया था वो एक रुकनी रिटायर्ड जज का कमीशन तो नहीं किया था। बार एसोसिएशनों का भी मुतालबा जो है वो 3 जजेस पे मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन का था, और ये जो मामला इंक्वायरी का कमीशन का है
जिस तरह से ये किया गया, इसमें तो कोई शक नहीं। तसद्दुक़ जिलानी साहब अच्छी रिप्यूट के हामिल जज हैं, लेकिन मुतासरा फरीक जो है इसमें अवाम पाकिस्तान है और वो 6 जजेस हैं जिनके मैं नहीं समझता कि उनमें अगर और मगर की गुंजाइश है, क्योंकि अगर हम जजेस की लफ्ज़ पे या उनकी बयान पे एतबार नहीं करते हैं तो फिर उनके फ़ैसलों की भी अहमियत नहीं होगी ना उस तरह से। तो ये बात कहना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं कहूँ कि जजेस जो हैं वो इल्ज़ामात सही हैं, यानी जुडिशल कमीशन का जो मसला जो काम है। और फिर हमारी एक तारीख भी है ना, अभी हमने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का फैसला भी देखा है, जो उनका केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसकी हियरिंग हुई है, उससे भी ये चीज़ साबित हुई कि ज़ाहिर है उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई। और उसके अलावा भी ये हमारी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उससे पहले भी है। मतलब सजाद अली शाह साहब का जब 90s का दौर था तो उनके चेंबर से कैमरे निकले थे। रमदे साहब का एक फ़ैसला है, बंदों को का दाखिला सुप्रीम कोर्ट में बंद कर दिया था वो एक जजमेंट के ज़रिए। इस तरह से वो नसीम हसन शाह साहब का भी एक इंटरव्यू है। तो ये बात तो कोई नई नहीं है, इंतज़ामिया की मुदाखलत अदालती मामलात में तो होती है, और ये कोई एक पहला वाक़या भी नहीं है। जहाँ तक लेटर का भी आप ये कहें, इस किस्म का लेटर जो है ये शायद पहली दफ़ा होगा, लेकिन लेटर जज तो लिखते रहे। काजी साहब के भी लेटर जो हैं वो आए रोज़ आते रहते थे जब वो सीनियर प्यूने जज थे, तो कभी वो किस मामले पे तो जो मबजूल करा देते थे। और मैं नहीं समझता कि जजेस का लेटर लिखना कोई ऐसी मायूब बात है। अब जज साहबान का एक प्रॉब्लम होता है कि वो नहीं बोल सकते मीडिया में या अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, तो अपने दारों को अगर वो लेटर लिखते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। काजी साहब भी लिखते रहे हैं, तो इन जजेस ने लिख दिया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो हमें तो एक आज़ाद मंच जुडिशरी तो चाहिए है अपने बुनियादी हकूक़ की हिफाजत के लिए। अगर वो नहीं होगी तो और इंतज़ामी मुदाखलत होगी तो फिर इंतज़ामिया के खिलाफ शिकायत हम कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन हसन अय्यूब साहब, आप समझते हैं कि एक रिटायर्ड जज 6 सिटिंग जजेस को इंसाफ दे सकेंगे? देखिए, ये तो वक्त साबित करेगा कि क्या वो लोग पेश होंगे या ये इंसाफ फराहम कर पाएंगे, या क्या ये हकीकी जो है वो इंसाफ की फराहमी यकीनी बना पाएंगे। रिटायर्ड जज हो या जो है वो ऑन सर्विस हो, जज के उस शख्सियत के ऊपर इन्हिसार है। यानी जिस तरह के ये 6 जजेस हैं जिनको आज हम बड़ा जनाब वो आकर पेश कर रहे हैं, वो खुद लिख रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पर प्रेशर है और हमें बताए, हमारी रहनुमाई फरमाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अगर ऐसा कमज़ोर कोई शख्स होगा उससे तो आप उम्मीद ना लगा के रखें। लेकिन हाँ, अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी जैसा शख्स कोई अगर कमीशन का सरबराह बना होता, मैं बात कंप्लीट कर लूँ? जी नहीं, मैं बात कंप्लीट कर लूँ। जी तो अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जैसा कोई बंदा कोई आएगा तो उससे तो आप उम्मीद रखें, तो तमाम को बुलाकर बिल्कुल वो फैसला जो है मेरिट पर करेगा। तसद्दुक़ जिलानी साहब का काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। ही इज अ टेक्स्ट बुक जज। वो रिमार्क्स उनकी तरफ से नहीं आएंगे, वो कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो जिस तरीके कमीशन के तरीके से वो प्रोफेशनली अपना काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देंगे। अब बात यह है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब के ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत भारी है। अब एक तरफ उनकी अपनी जुडिशरी के लोग हैं, उनकी जांच करनी है कि जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि वो उनमें क्या सदाकत है, और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि ताकतवर लोग हैं। उन ताकतवर लोगों को भी ये नहीं कि सिर्फ वो ताकतवर हैं तो हमारी जुडिशरी के लोगों ने उन पर एतराज आयद कर दिया है तो उनको फिक्स करना है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने उनके लिए भी जो है इंसाफ फराहम करना है। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग काम आ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 6 जजेस ने जो खत लिखा है, 3 जजेस के तो वाकयात उन्होंने जिक्र कर दिया, तो बाकी 3 जजेस का जो है जिनका कुछ लेना देना ही नहीं था, उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोते हुए दस्तखत कर दिए। यानी आप बता दें कि मोहतरमा जो समन रिफत साहिबा हैं, उनके साथ क्या इंसिडेंट पेश आया है, कोई उनको सबको वाकई पेश नहीं आया, उन्होंने फिर भी साइन कर दिया। जो सरदार एजाज इसहाक साहब हैं, मोहतरम जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, उनका क्या वाकया हुआ, कोई वाकया नहीं, उन्होंने भी साइन कर दिया। जो ऑनरेबल बाबर सत्तार साहब हैं, मोजेस जज हैं, उनके साथ क्या वाकया इस किस्म का पेश आया, कोई वाकया नहीं है। हालांकि उन्होंने तो जो है वो DC इस्लामाबाद को सजा दे दी, SSP इस्लामाबाद को सजा दे दी। इसलिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो वाकया जरूर हुआ जो उन्होंने बयान किया, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे को तलब कर लिया अपनी कोर्ट के अंदर। वो इतने पावरफुल थे। अभी कहते हैं मैं कमजोर हूं, कभी कहते हैं हम ताकतवर हैं। या अगर आप ताकतवर हैं या ताकतवर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को जो है वो तलब कर रहे हैं जो उसका सरबरा है। अच्छा, चलिए अब आपकी बात अब आई होप कि कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन इसमें देखिए ना 2-3 चीज़ जरूरी तो नहीं कि सारा कुछ ही उन्होंने सब के सब, किसी को कॉल भी आई हुई है अगर या कोई इश्यूज हैं तो सारे उन्होंने लेटर में लिखने थे। जाहिर है इसीलिए कमीशन बनाया गया, इसीलिए उन्होंने कहा था कि सब इकट्ठे बैठ जाएं
जिस पर सब अपने अपने जो भी उनके साथ मामलात हैं वो सामने रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो चौधरी साहब से मैं इसका ज़रूर लूँगी, चौधरी साहब ये बात बहुत लोग कह रहे हैं कि जी ये तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े बहादुर जज हैं कि जो, एक मिनट इमरान साहब मैं आपकी भी राय लेती हूँ, कि जो खुल के बोल गए, वरना तो हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है, लोग बर्दाश्त कर जाते हैं और नहीं जिक्र करते। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये कमज़ोर हैं, वरना तौहीन अदालत में अगर कोई इनकी बात नहीं मान रहा था या फैसलों पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था तो वो तौहीन अदालत में तलब कर लेते। तो ये भी दो राय अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है कि इन जजेस ने क्या उसी तरह परफॉर्म किया जो उन्हें करना चाहिए था। मैं इमरान साहब इस पर ज़रा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ लाती हूँ। जी चौधरी साहब। समीना, पहली बात तो ये है कि जो मेरे भाई ने हसन ने बात की है उससे तो साबित ये होता है कि फिर 3 जजेस के ऊपर तो ये मामलात हुए हैं और बाकी 3 जो जजेस ने उन पर अगर उनके साथ वाक़यात नहीं हुए तो वो काबिल एतराज़ बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करने में अपना किरदार अदा किया, बहुत अच्छा किरदार अदा किया, इसको सराहाया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है तौहीन अदालत की, तो इसी शहर के डिप्टी कमिश्नर को बाबर सत्तार साहब ने सज़ा दी है। वो अभी भी डिप्टी कमिश्नर हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको तो नहीं हटाया गया। सज़ा याफ्ता शख्स ज़रूर हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है और इसी हाई कोर्ट का जजमेंट है कि सज़ा जब तक कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होगी, सज़ा मुअत्तल जो है वो किसी का जुर्म जो है वो नहीं छुपा सकती। तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब इधर ही हैं। इलेक्शन कमीशन की 5 अहकामात के बावजूद ये डीसी साहब और वो इधर ही रहे। तो जब देखिए इंतज़ामिया इतनी ताकतवर हो जाती है तो फिर जजेस को साथ तो बैठे नहीं होते, उनकी कोई अपनी फोर्स तो होती कोई नहीं है, ज़ाहिर है इखलाकी फ़ोर्स होती है। और जमहूरियत में सिर्फ फ़र्क अमरीत और जमहूरियत में यही होता है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत जुडिशरी करती है। यही निज़ाम है पूरी दुनिया में, महज़ब दुनिया में। और अमरीत में उन इदारों की अहमियत नहीं होती। अब अगर इस सूरत हाल में 3 जजेस के साथ लेट्स प्रज्यूम के जो हसन साहब फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है, 3 जजेस के साथ हुआ है, तो मुझे बताएं कि ये क्या अलार्मिंग बात नहीं है? ये बात तो बहुत ही संजीदा है कि 3 जजेस के पास हम इल्ज़ामात को तस्लीम कर रहे हैं। तो इस मुल्क में ये कहा गया है कि जिसने फैसला दिया, क्या ये नहीं हुआ समीना कि जजेस अभी अपना सुप्रीम कोर्ट से हमजा कैंप के जो मुल्ज़मान हैं उनकी बेल हुई है और डिप्टी कमिश्नर पिंडी ने उनको निकलते हुए दोबारा अरेस्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अहकाम की ये अहमियत है। ठीक है, तो मतलब तो हम देख रहे हैं काफी सारे फैसले ऐसे जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं एक शॉर्ट आंसर जरूर इमरान साहब से लूंगी, कुछ वो कहना भी चाह रहे थे। इमरान साहब ये भी ऐड कर लीजिएगा उसमें कि फिर जो पिछले टाइम पीरियड में उनके जितने भी फैसले थे इन जजेस के, तो वो फैसले भी क्या कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हो जाते कि न जाने उन्होंने वो प्रेशर में दिए हैं या इंडिपेंडेंटली दिए हैं? ये भी तो एक क्वेश्चन अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। जी इमरान साहब। फैसल चौधरी साहब अभी बात कर रहे थे महज़ब दुनिया की, तो महज़ब दुनिया में जो कुछ होता है, हमारा अलमिया ये है कि क्या महज़ब दुनिया में अदलिया से मुंसलिक लोग और जज साहिबान इस तरह से करते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ चीजें सामने आती हैं। मैं सिर्फ एक ही हद की बात नहीं करता, यहाँ तो पूरी सीरीज करनी पड़ेगी इन प्रोग्रामों की, फिर हम वो चीजें सारी डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि ये जो मामला है बड़ा, इसमें इस तरह से इसको भी देखें, आपको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि अभी जैसा कह रहे थे कि वकला असरात जो है और बार को, मुझे ये बताएं कि हमारी बार जो है और वकला इस वक्त इनका एक अच्छी खासी तादाद में ग्रुप जो है या लोग हैं वो पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, पार्टी से बकायदा मुंसलिक हो चुके हैं। और आपने देखा कि तहरीक-ए-इंसाफ ने कितने वकला को इवन टिकट भी दिए, उनके टिकट वकला ही चला रही। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो अब मामला ये है कि अगर एक वकला इस बाहर के तौर पर रिएक्ट करेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन अगर एक सियासी जमात के ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, इसके ऊपर वैसे भी बड़ी बात हो रही है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि क्या कोई वकला तहरीक जन्म ले रही है। वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल वकला मुतहरिक हैं और इस तरफ जा सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आकर इस पॉइंट पर भी बात करेंगे कि एक तो PTI ये भी ऐलान कर रही है कि आफ्टर ईद जो मैंडेट जाली होने के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर भी वो एहतजाज करेंगे, तहरीक चलाएंगे। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाना चाहते हैं।
तो दूसरी तरफ अब ये एक और चीज़ ऐड हो गई है जिसके ऊपर बहुत सारे वकला रहनुमाओं का ख्याल है कि वकला को, बार्स को तहरीक चलानी चाहिए। तो क्या ईद के बाद हम तहरीकें चलती हुई देखेंगे मुल्क में? इसके ऊपर बात करेंगे एक डिटेल के साथ, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी तहरीकें चलेंगी क्या ईद के बाद? मौलाना साहब भी कुछ कमर कस रहे हैं, पीटीआई की तरफ से भी ऐलानात ऐसे ही हैं। तो हसन अयूब साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है ईद के बाद? क्या मुल्क में बेचैनी बढ़ेगी या आपका रावी चैन ही चैन लिखेगा? अच्छा, ये प्रिडिक्ट करना बड़ा है, यानी अब देखना ये है। मुझे तो खतरे की एक ही घंटी दिखाई दे रही है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ऐलान किया है कि वो अपनी जो है वो पावर शो करेंगी और फिर साथ साथ अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान को इंगेज करना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की या दीगर जो सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जो स्टेट पावर है, चाहे उनके पास एक सीट ना हो कौमी असम्बली में, उनके पास एक सीट ना हो किसी भी सूबाई असम्बली में, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और ना ही पुलिस के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो उनको रोक सकें। तो मौलाना फजल रहमान एक रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन है, उनके ग्रीवियंस दूर होने चाहिए, उनको साथ मिलाना चाहिए, बैठाना चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये बड़ा जो है वो मसाइल पेचीदगी इख्तियार कर सकते हैं। गो के फिर ये क्या सिमत और क्या सूरत इख्तियार करते हैं अगर वो ऑन स्ट्रीट रहते हैं। लेकिन मौलाना में खूबी ये है कि उन्होंने पीटीआई दौर के अंदर भी अपना एक धरना किया, मिलियन मार्चेस किए, तो वाकई कभी एक गमला तक नहीं टूटा। वो हमेशा पुरअमन तरीके से अपना जो है वो करते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रीट पावर अपनी शो करना शुरू कर दें तो फिर उसको रोकना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो अब लेकिन हसन अयूब साहब, आप कह रहे हैं कि पुलिस की ये कैपेसिटी नहीं है, सूरत इतनी खतरनाक नहीं है। ऐसी क्या बात है कि पुलिस की कैपेसिटी नहीं है? हमने तो देखा है पुलिस ने तो बड़ा कामयाबी के साथ पीटीआई के बहुत से प्रोटेस्ट रोके हैं, नाकाम बनाए हैं। तो ये मौलाना साहब को क्यों नहीं रोक सकेंगे? देखिए, 10 पीटीआई के एहतजाज मिले तो एक मौलाना के एहतजाज का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है ये रिलीजियस पार्टी के मोटिवेटेड वर्कर हैं। दे डोंट फियर एनीथिंग। इनके मैंने एहतजाज देखे हैं, यानी आपको याद है कि यूट्यूब के खिलाफ जो एहतजाज हुए थे उसमें JUIFA के भी कारकुनान ने शिरकत की थी। मैं वो चीज़ अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो उसकी जो पिक्चर सूरत हाल बता सकता हूँ कैसी थी कि इतना बड़ा पत्थर जो मेरे जैसा बंदा उठाकर 20 फुट दूर नहीं फेंक सकता, वो कम से कम जो है वो 300 फुट दूर गोली की स्पीड पर वो फेंक रहे थे। और जाकर जब वो कंटेनर को लगता था वो पत्थर, तो कंटेनर से एक धमाके की आवाज़ आती थी। तो वो वर्कर बड़ा डिफरेंट वर्कर है, उनकी वो बड़ा डिफरेंट और चार्ज वर्कर है। किसी सियासी वर्कर को इनके वर्कर के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, सियासी वर्कर तो बेचारा निहत्था भी खड़ा होता है तो वो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। ये भी तो एक डिफरेंस है ना कि इंतजामिया ट्रीट कैसे कर रही है। ये भी तो हमने देखा है ना। अब नहीं, मतलब ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है। ये देखिए, जितने जेंटल इनका वर्कर है, किसी किस्म की खवातीन जाती हैं, जो इज्जत खवातीन को मौलाना फजल रहमान के धरनों में या उनकी तारीख में मिलती हैं, वो पीटीआई के अंदर नहीं मिलती। वहाँ बदतमीजी होती है खवातीन के साथ। लेकिन मौलाना फजल रहमान के जो एहतजाज होते हैं वहाँ पर खवातीन के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, और पीटीआई के अंदर जो होते हैं वो आपको भी मालूम है। लेकिन वैसे पीटीआई की खवातीन फिर भी सबसे ज्यादा जो एहतजाजों में अगर आते हैं तो वो पीटीआई की एहतजाज में ज्यादा खवातीन की वो आती है, अलग बात है। लेकिन बदतमीजी तो हो रही है ना जी, वाकयात तो हो रही है ना। मैं तो खाली बता रहा हूँ कि जो रिस्पेक्ट दी जाती है खवातीन को, वो रिस्पेक्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं दी जाती जो मौलाना फजल रहमान साहब देते हैं। ओके, चौधरी साहब वकला तहरीक चलाएंगे? मेरा नहीं ख्याल के वकला में इस वक्त ऐसी कैपेसिटी है। आम वकील जो है वो तो चार्ज है, लेकिन जो बार एसोसिएशंस हैं मोस्टली, जैसे पाकिस्तान बार है या सुप्रीम कोर्ट बार है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आते हैं इन इश्यूज़ के ऊपर। वो खुल खिला के नहीं आ रहे बाहर। लेकिन मैं समझता हूँ कि बार एसोसिएशंस में नज़र आती है ना चौधरी साहब, बार्स में भी तो तकसीम। हाँ जी, जो अगर कम तादाद में भी लोग हैं लेकिन वो निकलेंगे या उनकी बात वो ज़रूर करेंगे। ये इशू डाई डाउन नहीं, मिट्टी पाव वाला काम नहीं होने वाला इसके ऊपर। ये जब भी हुआ ये मामला, और अगर जिस तरह से हसन ने कहा है औरतों वाली बात से तो मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता। पीटीआई के जलसों में ख़ातीन की बहुत बड़ी तादाद जाती है और उन्होंने ख़ातीन को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी दी है। JUI का जो तरह होगी तहरीक होगी, ज़ाहिर है उनका एक ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म क्राउड है,
और वो इस पावर भी रखते हैं कि वो आए, और फिर उनको जो रोकने वाले लोग हैं वो मुश्किल हो जाएगा। फिर ऊपर से महंगाई का एक तूफान भी अभी आने वाला है, आगे बिल्कुल, और गर्मी आनी है तो बिल्कुल बिल्स भी ज़्यादा बढ़ने हैं। हाँ, उसमें भी मौसम भी गर्म होगा। तो फिर ये जो सारी सूरत हाल है, ये बात तो बिल्कुल देखिए गवर्नेंस का बिल्कुल सिंपल यानी इसका मतलब है कि वो ये होता है कि इशू बनने से पहले रोकना होता है। अगर इशू बन जाए तो फिर वो टैकल होगा, नहीं होगा फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इमरान साहब, हुकूमत के लिए आने वाले दिन मुश्किल नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि तहरीकों के लिए कमर कस रहे हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई भी होने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब के अपने भी काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं जो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं अपनी कैबिनेट में। कोई कमेटियाँ बना दे हैं तो बार बार उसकी रद्दोबदल हो रही है और निकालना और डालने का सिलसिला नाम का जारी है। फिर कोई कहता है मोहसिन नकवी साहब उनके आमने सामने हैं, कोई बताता है कि जनाब इसहाक डार साहब को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी कहानियों के साथ इस तरह की एक कैबिनेट, ऐसी एक हुकूमत जो खुद भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, वो इन चैलेंजेस को कैसे फेस करेगी? इमरान साहब, सबसे पहली बात तो समीना ये याद रखें कि अभी तक आज की डेट तक तो जितनी ताबेदारी सब शहबाज शरीफ की कर रहे हैं, कोई और मिनिस्टर नहीं करता। वो बिल्कुल भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, दोनों ऑन बोर्ड हैं और बहुत जो है उनकी आपस में अगर आपकी एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने एक दो कर दी हैं। मैं ज़रा हसन अयूब साहब की तरफ भी लेके जाती हूँ इस मामले को। हसन अयूब साहब, पहले हमने देखा कि ये जो कमेटी बनी थी निजकारी के हवाले से और जो कुछ कमेटियाँ बनी थी उसमें भी ये रद्दोबदल हुआ। अब जो मुश्तरका मफादात काउंसिल हैं उसमें भी पहले हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इन कर दिए गए हैं और वज़ीर ख़जाना को आउट किया गया। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। वज़ीर ख़ारजा का क्या लेना देना मुश्तरका मफादात काउंसिल के मामले से? तो ये कोई इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है कैबिनेट के अंदर? नहीं, सीसीआई के अंदर जो है वो मामलात, देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तमाम सूबे हैं ना, वफाक भी है, सूबे भी हैं, और फिर 3 अपॉइंटीज हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने करने हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है कि वो 3 अपॉइंटीज किसको रखते हैं, वजीर खजाना को रखते हैं या वजीर खारजा को रखते हैं। इसमें कोई कानूनी हिच नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बार नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये है कि पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं और कई चीज़ों के अंदर आपने वफाक के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब देखना है कि कौन सा बेहतर नेगोशिएटर है। कई जगहों पर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो सूबे हैं वो बड़े टची हैं, जैसे पानी का मामला है, इरसा का मामला है, जिस पर देखें कि बड़ा सिंध की जानिब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया। इसी तरीके से जो पानी की तकसीम है, वसाइल की तकसीम है, दीगर चीज़ें हैं, जब किसी सूबे में कोई इंपोर्ट करना चाह रहा है और वफाक ने इंपोर्ट पर जो पाबंदी आयद की हुई है, जब एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो एक्सपोर्ट पर पाबंदी हुई हुई है, तो वो हर चीज़ को लेकर चलना है, नेगोशिएशन करनी होती है। तो इसहाक डार साहब इज़ अ गुड नेगोशिएटर। आपने देखा है हमने माजी में कि पीटीआई से भी उन्होंने एंगेज किया, एमकेएम से भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, पीपल्स पार्टी से भी वो 20वीं आईनी तरमीम के वक्त मुझे याद है कि चौधरी निसार साहब के चैम्बर के अंदर बैठकर जो है ये पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो ये बैठ कर उनसे मुज़ाकरात कर रहे होते थे। तो इसमें सीसीआई के अंदर डीलिंग ज़्यादा है। सीसीआई के अंदर जो है वो वज़ीर ख़जाना का जो रोल है वो कम है, वो ज़्यादा रोल नहीं है। वो एनएफसी के तहत जो पैसों की तकसीम है वो ऑलरेडी वो चीज़ डिसाइड हुई हुई है। लेकिन हाँ, कन्वेंशनल तौर पर अगर वज़ीर ख़जाना उसका मेंबर रहे और पहली मरतबा उसको वज़ीर ख़जाना को मेंबर नहीं बनाया जा रहा, तो इसकी वजह ये नहीं है कि उसके ऊपर अदम एतमाद की बात है। वज़ीर ख़जाना के ऊपर इस वक्त बड़ी भारी जिम्मेदारी भी है। आपको मालूम है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान में है वो मईशत का है, वो वसाइल की कमी का है, वो अखराजात में जो आपका बेपनाह इजाफा हो चुका है उसका है। आपने प्राइवेटाइजेशन का करना है, आपने सेक्टर डेट से डील करना है, आपने IMF से इंगेज करना है। तो वो आते साथ ही जो है वो जो औरंगजेब साहब है उनको बड़ा प्रेशर और ये सब कुछ ही कर रहे होते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट के अंदर डीलिंग नहीं रही। ठीक है, तो वो आपको लगता है कि उनका ये चीजें उनके लिए बड़े मसाइल हैं, तो वो अच्छे तरीके से उसको डील करेंगे सागदार साहब, डोंट वरी। तो जहां तक आखिरी बात को मोहसिन नकवी साहब वाली बात कर रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं और उनके इंटरेस्ट भी यकजा हैं। उन दोनों का एक ही इंटरेस्ट है, मुश्तरक है। तो लिहाजा उनके अंदर जो इख्तलाफात की बातें चल रही हैं ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, इसके अलावा कोई बात नहीं। ओके, इंटरेस्टिंग। लेकिन जो एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट और वो बड़ी ज़रूरी भी है, चौधरी साहब के केपी के हवाले से ये बात की जा रही है कि उनका वफाक के साथ रिलेशनशिप कैसे होगा, कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। अभी हमने देखा एक मुलाकात होती है, फिर तनकीद भी होती है, फिर वो दोबारा कोई
भड़कता हुआ बयान आ जाता है उस तरफ से, और फिर दोबारा कोई ऐसी चीज़ होती है फाइटिंग वाली। तो अब ये असद कैसर साहब ने मशवरा दिया है KP वज़ीर आला को, अली अमीन गंडापुर साहब को, कि जी आप हुकूमत के साथ रवाबित ख़त्म कर दें और इस चीज़ को जो है आगे हम मज़ामत की तरफ जा रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये किस तरह फिर एक सूबा चलेगा अगर वो वफाक के साथ रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखेगा? तो नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत बात है। ये असद कैसर साहब को नहीं कहना चाहिए। देखिए, वो ख़ुद भी स्पीकर भी रहे हैं, वो सूबे को भी चलाते रहे हैं। परवेज़ खटक साहब 2013 में थे तो यहाँ पे मुख्तलिफ हुकूमत थी। जब ये 2018 में PTI थी तो सिंध के भी मामला थे। इस तरह से नहीं चला जाता। फेडरेटिंग यूनिट्स को अली अमीन गुंडापुर की जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल और नौयत की है। और अगर आप उनसे ये कहें कि वो वफाक से ताल्लुक़ तोड़ लें तो फिर तो फेडरेशन जो है उसका वो कायम नहीं रह सकती। इस तरह से मामलात नहीं चलते। इख्तलाफात के साथ ही जो है वो मामलात करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में जो तनकीद है ये भी भेजा है PTI के बहुत सारे क्वार्टर्स में। तनकीद जो है वो ऐसी होती है जिसका मुंह सिर पैर वाकई नहीं होता। और ये फिर उसमें गेन करने के लिए असद कैसर साहब समझदार आदमी है, वो शरीफुल नफ्स आदमी है। मैं समझता हूँ कि कोई हीट ऑफ द मोमेंट में कोई बात होगी लेकिन ये और ये शायद उनके लिए पॉसिबल भी ना हो। इस चीज को उन्हें भी रियलाइज करना पड़ेगा। उन्हें नहीं, देखिए ना, अभी आप CCI की बात कर रही हैं तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, NEC कहते हैं उसको, और CCI में अगर वज़ीर ख़जाना इनका मेंबर नहीं होगा, ये दोनों कमेटी जो मोस्टली फाइनेंशियल इश्यूज को डील करते हैं, आप अपनी रिश्तेदारियाँ जो है वो जगह के आप जो है नेगोशिएट, अगर वो कमेटी का मेंबर होना ज़रूरी है नेगोशिएशंस के लिए, ही कैन बी एज ए फॉरेन मिनिस्टर बी एंगेज। और फॉरेन मिनिस्टर के पास तो टाइम नहीं होता है कि वो इंटरनल मामलात में दखल दे। तो इसका मतलब है कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री को भी नहीं सीरियस ले रहे, बाकी चीज़ों को भी नहीं सीरियस ले रहे। तो वज़ीर ख़जाना का इन दोनों कमेटियों का मेंबर होना बड़ा वाइटल होता है, बड़ा क्रूशल होता है, ताकि वो लोगों के जो सूबों के मसाइल होते हैं वो ज़्यादा हमने पहले देखा ही है 2-3 दफ़ा। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ 1-2 पॉइंट पे भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। अमेरिकी सदर ने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को और ये बात हुई है कि जी हम दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे, ताउन करेंगे, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर एक और जो इम्पोर्टेंट मामला है कि 41 कौमी और सूबाई असम्बली अरकान की जो कामयाबी है उसको चैलेंज कर दिया गया। क्या उसका कोई नतीजा भी निकलेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ साहब, बड़ी तादाद में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की कामयाबी चैलेंज हो गई है। आपको लगता है कि ये जो मामलात हैं इनका कोई जल्दी नतीजा भी निकलेगा? इनका नतीजा जो है ना वो ऐसे ही निकलेगा कि शायद असम्बली खत्म होने तक गर्दों से निकला है कोई नतीजा। पाकिस्तान में कौन सा अच्छा नतीजा जो जल्दी निकला है या वक्त पे निकला है? इसलिए आप इन चीजों से परेशान ना हो। मामला जो है ना ऐसे चलेंगे फिलहाल और ये चीजें होती रहेंगी। यहाँ पे देखिए राजदों में कितने लंबे चीजें चलते हैं, मामला चलते हैं। कानून की बालादस्ती या कानून की अमल दरामद इसलिए तो इन मुआशरों में नहीं होता है। अच्छा, लेकिन इसको हम लाइटर जरूर लेते हैं। राइट इमरान साहब, आपका शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन इसको हम लाइटर तो बहुत लेते हैं चौधरी साहब, लेकिन क्या ये हमारे लिए अफसोस का मकाम नहीं है कि हम ये सोचें कि यार चलो जी अब ये पड़ गया मसला, उसमें चला गया ट्राइब्यूनल्स में, 5 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और हम उसको चेंज करने के लिए तैयार भी नहीं है। मतलब हम लोग बिल्कुल इस बात के लिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ठीक है चलता रहेगा तो कोई मसला नहीं। डू यू थिंक अभी इतनी सीरियसनेस का आप अंदाज़ा लगाएं कि हाई कोर्ट ने पूरे पंजाब की 500 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली की, उसके लिए सिर्फ 2 बंदे जो हैं 2 जजेस को लगाया है कि वो जाके 2 ट्रिब्यूनल बनाएं। ये भी एक अपनी तरह का एक अलग सा काम है जो साबिक चीफ जस्टिस हैं भट्टी साहब, जिनके ऊपर बहुत तनकीद होती है कि वो एक पार्टी के साथ बहुत नरम रवैया रखते थे। टोटल 2 जजेस, मतलब ये मजाक की बात है। उन जजेस के साथ भी जाती है कि वो जो है उनके ऊपर भी इतना काम ला देंगे आप। और हर डिवीजन के अंदर मोस्टली एक जो है हर रजिस्ट्री जहाँ पे थी उसके अंदर जो है पहले एक ट्रिब्यूनल होता था, ताकि रिस्पेक्टिव आप पिंडी की के भी लाहौर जाएंगे और बहावलपुर के भी लाहौर आएंगे, डेरा गाजी खान के भी लाहौर में आएंगे। ये तो नहीं फिर ये सारे मामलात आप अंदाज़ा लगाएं
कि किस कदर हसन अयूब साहब ये नजर तो यही आ रहा है कि ये जी हसन अयूब साहब नजर तो यही आ रहा है कि ये जल्दी से मामला नहीं हल होंगे और वो फैसल वावडा साहब बड़ा फिक्रा दे गए हैं कि जी फॉर्म 45 पे पकौड़े खाएं, चने भुने हुए खाएं। लेकिन ये तो अफसोस की बात भी तो है ना अपनी जगह कि इतने लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में कि कभी जो क्वेरीज हैं उनका कोई हल ही ना निकल पाए। देखिए ये जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं ये तो आज की बात नहीं है, पुरानी तारीख हम उठा के देख लें तो इसी तरीके से चल रहा है। पीटीआई के पास बड़ा नादिर मौका था, बड़ी अच्छी उनके पास अक्सरियत भी मौजूद थी, ये कानून साजी कर सकते थे, नया कानून बना के जा सकते थे। लेकिन फैसल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, मेरे ख्याल से मेरे भाई को खासा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि फैसल चौधरी साहब एक बड़े अच्छे लॉयर हैं और आजकल तो इनके पास टाइम भी नहीं होगा। जिस तरह की इंतखाबी उज़रदारियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ये है। अब देखिए ये चीज़ को नहीं है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कि जुडिशल सिस्टम चल रहा है, साहब का काम चमक गया, आप ये तो नहीं कह रहे बिटवीन द लाइन्स पोस्ट इलेक्शंस जी मैंने कहा चौधरी साहब का काम चमक गया बिटवीन द लाइन्स, आप ये तो नहीं कह रहे जी चौधरी साहब का काम चमका हुआ है आजकल। चौधरी साहब का काम हमेशा से चमका हुआ था और ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर। आपको मैं बताऊं कि मैंने भी इनको एक मुकदमे में जो है वो एंगेज किया था, जिसकी फीस उन्होंने मुझसे नहीं ली, लेकिन ये है कि वो केस मेरे मरहूम भाई अरशद शरीफ का केस था, तो उनकी प्रोटेक्टेड बेल अप्लाई करनी थी, तो फैसल चौधरी साहब ने वो केस जो है वो कंटेस्ट किया था। तो बहरहाल मैं खाली ये अर्ज कर रहा था कि जितना भी हमारा जुडिशल सिस्टम है, हमारे इस जुडिशल सिस्टम के अंदर बिल्कुल बहुत सी जो है वो तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो इस वक्त वो बड़ी ज़रूरी हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स के बगैर आपका जो निज़ाम अदल है या निज़ाम इंसाफ है, इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। और इसके साथ साथ हमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, इसके अंदर भी जो है हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कि देखिए एक कांस्टेबल है, वो डायरेक्टली बगैर इम्तिहान के जो है वो नौकरी नहीं ले सकता, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। कोई क्लर्क जो है वो बगैर इम्तिहान के एनटीएस के टेस्ट के बगैर अभी नहीं हो सकता। लेकिन आज भी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो थ्रू चैम्बर्स के ही आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को तो प्रमोट किया नहीं जा रहा। ये देखें, ये बात तो हसन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स और खासकर जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार जो है वो बदलने की जरूरत है। 18वीं तरमीम में इसकी प्रपोजल भी आई थी और 18वीं तरमीम का जो जेन्युइन तरीका है वो इसको अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी, ये तमाम अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर देखना चाहिए, कानून साजी भी होनी चाहिए और लानी चाहिए ताकि सिस्टम के ये जो लूप होल्स हैं ये ख़त्म हो सके। हसन अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद रहे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।